नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए जीके के वीडियो में। तो आज हम जीके में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे यूपी होमगार्ड के लिए सफिशिएंट है। आप जानते हैं जो यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश की 41,224 के आसपास वैकेंसी आई हुई है, जिसका फॉर्म आप जानते हैं 18 नवंबर से ही भरा जाना है और 17 दिसंबर तक चलेगा, जो कि आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर है। तो ठीक है, 16 दिन 17 दिन आपके पास और है फॉर्म भरने के, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और आप जानते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो केवल जीके का ही प्रश्न पूछा जाएगा और बेसिक सा प्रश्न होगा। ठीक है, तो आज हम उसी के आधार पर सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, फिर इसको आप समझिएगा कि हम कितने प्रश्नों को इसमें कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न से, तो ये इसको तो मैंने कल करा दिया था, तो आप ये बताइए। तो आपका सबसे पहला ही प्रश्न है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है, आप वो बताइए जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किससे संबंधित है। मतलब जूनागढ़ अभिलेख होगा, अभिलेख नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही मात्रा होगा। तो आप ये बताइए जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किसका अभिलेख है, किसने उसको लिखा है। रुद्रदामन पहला ऑप्शन आपके पास है, दूसरा खारवेल जो बता कलिंग के राजा थे, अशोक या धनदेव। तो आप कहेंगे जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था वो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि खारवेल के द्वारा कौन सा अभिलेख लिखा गया था। तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख में कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपके जैसे ये प्रश्न हो गया जूनागढ़ अभिलेख, तो इससे मैं प्रश्न बना दूंगा जिससे खारवेल ने कौन सा अभिलेख लिखा था। तो आप कहेंगे कलिंग के ये राजा थे। पहली बात तो ये बता कलिंग के राजा थे, ठीक है, राजा खारवेल, और उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा था। दूसरी बात, फिर अगली बात यह है कि जो भारतवर्ष का जो लेख मिलता है, यानी हमारा जो भारत देश का जो नाम है, उसका जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। तो आप कहेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में हमारे भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, तो राजा खारवेल इसका सही जवाब होगा। अगर ये पूछता कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया, लेकिन यहाँ पे पूछा जूनागढ़ अभिलेख, तो ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न बताइए, वेदांत की कुल संख्या कितनी है। कहाँ गया, हाँ, वेदांत की कुल संख्या पहले बताइए आप कितनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, नाम पहले आप सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, वेदांत की संख्या कुल कितनी है। पहला ऑप्शन है 9, 6, 5 और 3। तो आप कहेंगे जो वेदांत की कुल संख्या टोटल कौन कौन सी है, 9 है, सॉरी 6 है, माफ़ करिएगा। कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, और दो और हैं, क्या बोलते हैं, एक छंद हो गया, एक और है छठवां ज्योतिष। हाँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद, ये टोटल कितने हैं, 6 वेदांग हैं। शिक्षा का मतलब उसमें दिया है कि वेदों का सही उच्चारण करने की विधि बताई गई है उसमें। कल्प में क्या है, जो वैदिक अनुष्ठान यज्ञ होते हैं उनको करना कैसे है, उसका विधि, उसका मतलब विधि मतलब समझते हैं ना, विधि बताई गई है। व्याकरण मतलब भाषा का हमें सही सही ज्ञान होना। निरुक्त का मतलब होता है कि शब्दों को क्लैरिफाई करना, शब्दों को तोड़ना, शब्दों को जस्टिफाई करना, उसको सही तरीके से समझाना। जैसे कई कई शब्द होते हैं ना कि बहुत कठिन होते हैं, तो उनको उसका स्पष्टीकरण करना, क्लैरिफिकेशन करना। ठीक है, और ज्योतिष मतलब होता है उसमें ग्रह और नक्षत्रों का नॉलेज, ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान। और छंद में क्या होता है, श्लोकों की रचना और उनका लिरिक्स, लिरिक्स मतलब लय जिसको आप बोलते हैं। तो आप बोलेंगे वेदांग। देखिए पहले वेद बनाए गए, जब वेदों को लोग ना पढ़ सके, वेद कठिन है तो उसका उपवेद बनाया गया। जब उसको भी ना पढ़ सके लोग, मतलब सॉरी, जब वेद बनाए गए थे, वेद को सॉरी बनाए नहीं, वेद को जब लिखा गया था तो वेद बहुत कठिन भाषा में, मतलब एक तरह से बोले लोगों की समझ से परे था, तो उसको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग की कुल संख्या 6 हो गई। तो सा में आपको बताया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। शिक्षा का मतलब मैंने आपको बता दिया, वेदों की सही उच्चारण करने की विधि। कल्प का मतलब हो गया जो वैदिक अनुष्ठान उनको करने की सबसे अच्छी विधि।
ठीक है। व्याकरण का मतलब आप सही जानते हैं कि भाषा का हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और निरुक्त का मतलब ये होता है कि शब्द जो वर्ड्स लिखे गए उनका क्लैरिफिकेशन, उनको जस्टिफाई करना, उनका स्पष्टीकरण करना, मांगना, ठीक है। और ज्योतिष का मतलब आप जानते हैं नक्षत्रों और ग्रहों का नॉलेज होना, ठीक है। छंद में आप जानते हैं जो श्लोक लिखे गए हैं उनकी लिरिक्स यानी लय और उनका रचना, ठीक है। ये हो गए आपके कई प्रश्न इसमें बन जाते हैं। आप ये बता सकते हैं कि किस भगवान की पूजा करने वाले को शैव धर्म माना गया है। आप जानते हैं शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, उसमें कई धर्म हैं। आप जब पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री आप जानते ही हैं। तो किस भगवान की पूजा करने वाले को शैव धर्म माना गया है। तो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान गणेश की, ठीक है। तो आप बोलेंगे शैव धर्म, शिव की पूजा करने वाले को ही शैव धर्म माना गया है। अगला देखें, लाख बख्श किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम या ऐबक। ऐबक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से भी कई प्रश्न बन जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बता सकते हैं आप। तो कहेंगे मोहम्मद गौरी का गुलाम था। एक प्रश्न ये बन गया। ऐबक दिल्ली सल्तनत की नींव कब से कब तक की थी। तो आप कहेंगे 1206 से लेकर 1210 तक, यानी टोटल इसने केवल 4 ही साल शासन किया। तीसरी बात, जो ऐबक था ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। ये हो गया। फिर और भी पूछा जा सकता है कि इसका उपनाम, इसको कौन कौन और नामों से जाना जाता है। एक लाख बख्श आपको यहाँ पे बता दिया, एक पील बख्श, एक हातिम द्वितीय और कुरान खां। कुरान खां इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे कुरान का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था, अध्ययन था, ठीक है। इसने बहुत अध्ययन किया था, ठीक है। और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का इसने बहुत दान दिया था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। आपने जान लिया 1206 से 1210 तक इसने शासन किया, यानी टोटल। और इसने दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए आप जानते हैं, 1206 से लेकर 1526, यानी टोटल 320 वर्षों के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वर्षों से शासन किया। जिसका पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा जो वंश है वो है खिलजी, तो मतलब तुगलक वंश, फिर चौथा सैयद, फिर पाँचवा लोधी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शासन किया था बता तुगलक वंश ने, ठीक है। और सबसे कम शासनकाल किया था दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश ने। तो आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। अगला देखें, अलाउद्दीन की खिलजी की मृत्यु कब हुई थी। 1314, 1340, 1310, 1316 या 1365। तो आप कहेंगे 1316। 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसमें और हाँ, इसका शासनकाल आप ये जानते हैं कि जो 1206 में तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जिसका पहला वंश था गुलाम वंश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी था वो किस वंश का था। ऑप्शन दे देगा तुगलक, सैयद, लोधी या गुलाम। तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी भी था वो गुलाम वंश का था। इसे गुलाम वंश इसलिए भी कहा जाता है। और इसने गुलाम वंश का शासनकाल जानते हैं आप कितने तक था। आप कहेंगे 84 ईयर्स, यानी 84 साल। 1206 से लेकर 84 साल जोड़ देंगे तो 1290 तक हो जाएगा। फिर 1290 से शासन करेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश में आप जानते हैं अलाउद्दीन का चाचा था फिरोज शाह खिलजी, फिर क्या था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था इसके चाचा का। तो इसके चाचा ने शासन किया, मतलब खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से लेकर 1320 तक, टोटल 30 वर्षों का। सबसे छोटा शासनकाल दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का ही था, ठीक है। फिर इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये हो गया, हाँ, इसके चाचा ने शासन किया था 1290 से लेकर 1296। इसने अपने चाचा को मार दिया था। फिर 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया, यानी 1296 वो साल, 6 और ये 6 4 10, यानी 20 साल इसने शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और कुछ तो इसमें नहीं हो सकता है। चलिए, चंदावर का युद्ध बताइए कब हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। 1136, 1191, 1192, 1194। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और जो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, ठीक है। उनके बीच युद्ध हुआ था जिसमें 1191 के पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया था। फिर 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है उस समय। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। फिर 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के बीच में और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद भी हार जाता है शायद, हाँ जयचंद भी हार जाता है। फिर अगला देखें, क्या है अगला प्रश्न कि प्रथम अंग्रेजी कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1651, 1613, 1602 या 1663? प्रथम अंग्रेजी कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 1651 होगा। 16 तो आप कहेंगे पहला सबसे अंग्रेजी कारखाना, ये तो मिडवल हिस्ट्री का हो गया, ये भी नहीं, आधुनिक है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे 1651 में ये हुगली नदी के तट पर बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये एक तरह से सेंट्रल का काम करती थी। ये जो अंग्रेजी कारखाना यहाँ पे इसने खोला हुआ था अंग्रेजों ने। अब ये बताइए कि जो भारत में रेलवे का जनक है वो किसे माना जाता है? 1853 में मुंबई से थाने के बीच में शायद चली थी ना ट्रेन, पहली ट्रेन 1853 में। तो बताइए डलहौजी, कैनिंग, लीटन या रिपन? तो आप क्या बोलेंगे? तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला बताइए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइए उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर? तो केरल, कथकली केरल का है और केवल कथक बात का, अगर ली यहाँ पे हटा दें तो कथक कहाँ का हो जाएगा? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का तब हो जाएगा, लेकिन कथकली पूछा है तो केरल का होगा। अगर ये हमसे पूछता है कथक कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसके नाम में ही मणिपुर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, आप ये बता सकते हैं सूर्य का वास्तविक रंग क्या होता है? ये देखिए बहुत से लोगों ने, मैंने पोल एक बार किया था तो बहुत से लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था। तो सूर्य का वास्तविक रंग क्या पीला होता है, लाल होता है? नहीं, तो सूर्य का वास्तविक रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब वास्तविक रंग यही है। अब वो बात अलग है कि प्रकीर्णन रिफ्लेक्शन के कारण वो चीज़ें दिखाई देती हैं, पीला भी दिखाई देता है, लाल भी दिखाई देता है, दोपहर में सफ़ेद भी दिखाई देता है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल रंग है वो सफ़ेद ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ प्रश्न रहे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप ये बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप पिछली वीडियो को भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।